हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पे देखेंगे आज संगीत से रिलेटेड ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और प्रश्न जो है आपके इस सेशन से भी आने वाले हैं आपके पेपर के अंदर में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ख़ास प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के लिए आज मैंने रखा है, तो सारे प्रश्नों को देख लेना है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के लिए शामिल है, ठीक है? तो चलिए हम देखेंगे प्रश्नों को बारी-बारी से, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी नोटिफ़िकेशन होगा, जो भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ठीक है? प्रश्न है हमारा पहला, पूछा जा रहा है कि सारंगदेव ने संगीत को कितने भागों में बाँटा है? सारंगदेव का काल क्या हो जाएगा? सारंगदेव का काल जो है 1300 ईस्वी का काल माना जाता है, क्योंकि ये जो है संगीत रत्नाकर इन्होंने लिखा था 1300 के काल में, ठीक है? तो कितने भागों में संगीत को बांटा था? जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 भागों में बांटा था। कौन-कौन? एक तो हो जाएगा आपका मार्गी संगीत, दूसरा हो जाएगा आपका देसी संगीत, ठीक है? तो ये आपके संगीत के 2 भाग थे, ठीक है? सारंगदेव के अनुसार। चलिए, अब देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, पूछा जा रहा है, तमिल संगीत की शुरुआत किनसे मानी जाती है? क्या अगस्त्य ऋषि से, ऋषि भार्गव से, भरत मुनि से, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं? जवाब इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, अगस्त्य ऋषि से जो है तमिल संगीत की शुरुआत मानी जाती है और तमिल संगीत में भी आपके 7 स्वर वहाँ पे हैं, ठीक है? वहाँ भी 7 स्वर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। भरत मुनि की बात करें तो पंचम वेद का रचना किया था इन्होंने, पंचम वेद। पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे कि वर्णों के आधार पर कितने अलंकार बताए गए हैं? देखिए, वर्णों के आधार पर अगर हम अलंकारों की बात करें तो वर्ण कितने प्रकार के हो जाते हैं? वर्ण 4 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो आपका कौन-कौन? चलिए लिखते हैं। एक है आपका अस्थाई अस्थाई वर्ण, दूसरा आरोही, ठीक है? तीसरा अवरोही, ठीक है? और चौथा क्या हो जाता है आपका? संचारी वर्ण। तो ये वर्ण 4 प्रकार के हैं, ठीक है? कैसे-कैसे देखिए, अस्थाई में क्या किया गया है कि इसमें जो है अलंकार 7 बताए गए हैं। आरोही में क्या है? इसमें 12 बताए गए हैं। अवरोही में भी 12 बताया गया है और आपका संचारी जो है इसमें 25 बताया गया है। तो इस तरह से अगर हम टोटल को अगर हम काउंट कर लें, तो आप काउंट करके देख सकते हैं, लास्ट में 5, 2 7, 2 9 और 7 16, लास्ट में 6 किसका है? तो भाई ये दोनों का हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ इस तरह से जो है टोटल आपका आएगा 56 आएगा, ठीक है? तो ये इसका काउंट करना क्यों? चलिए आपको डायरेक्ट बता दें, टोटल जो है इसका जो है काउंट करेंगे जब, तो ये टोटल अलंकार कितने आ जाएँगे वर्णों के आधार पे? तो 56 आ जाएगा, इसलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए, देखेंगे प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है चौथा नंबर का कि अस्थाई वर्णों के अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जस्ट अभी मैंने बताया है कि जो है वर्णों को ये अलंकारों को जो है वर्णों के आधार पर बाँटा गया है, जिसमें कि आपको जस्ट मैंने बताया अभी, तो बताना है क्या 25 होगा, 7 होगा, 12 होगा, 1 से अधिक है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा आपका अलंकारों की जो संख्या हो जाएगी अस्थाई वर्ण का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्थाई वर्ण में 7 अलंकार। और आरोही अवरोही के कितने थे? 12 थे और संचारी का कितना था? 25 था, ठीक है? चलिए, देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है हमारा। आज प्रश्न जो रहेगा 30 प्रश्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा खास है। दोस्तों देखिए, एक चीज़ आप लोग के लिए मैं बता दूँ कि आप लोग जो पीडीएफ के लिए जो भी कह रहे थे, दोस्तों हमारे पास समय के अभाव के कारण मैं तो भाई पीडीएफ जो है वो बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बस मैंने किन्हीं को रखा है। मैं जितना पढ़ाता हूँ आपको यूट्यूब पे, तो उन सारा जो है सारा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। उसके लिए मैंने किन्हीं को रखा होगा, तो रखा है दोस्तों। तो छोटा-सा आपको पेमेंट करना है, ₹199 का पेमेंट करना है और आपके एग्ज़ाम तक जो है रेगुलर आप लोग को पीडीएफ मिलता चला जाएगा, ठीक है? तो 199 पेमेंट कैसे करना है, तो ये आपको पता चल जाएगा। आप व्हाट्सएप कीजिएगा 9122366282 पर, ठीक है? इन पे व्हाट्सएप कीजिएगा और बोलिएगा पीडीएफ चाहिए, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, अपना स्कैनर जो है उनके पास वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिर आप लोग को उससे स्कैनर पे आप लोग को पेमेंट करना है, ठीक है? तो भाई कुछ नहीं, 199 जो है बहुत ही छोटी रकम है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम जो है कि बेहतर तैयारी के लिए 199 और ₹200 कुछ खास ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना?
तो आपको टोटल जो है पीडीएफ जितने भी क्लासेस चल रही हैं, सारा पीडीएफ जो है आप लोग को मिलता जाएगा पर डे का, ठीक है? तो ये एक आपसे उनसे संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिए हैं। चलिए, आगे देखेंगे प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि राग सारंग का गायन समय है। क्या ये दोपहर का राग है, रात्रि का राग है, सायंकाल का राग है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी जो होगा राग वो एक से अधिक तो होगा ही नहीं। जब भी अगर आयोग भी पूछेगा आपसे तो एक से अधिक मानकर वो नहीं पूछेगा, कोई भी एक मानकर ही पूछेगा गायन समय वाला, ठीक है? तो ऐसे में जो है आपका एक से अधिक वाला ऑप्शन जो है कट जाता है। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, राग सारंग का जो गायन समय हो जाएगा, तो नंबर 5 इसका जवाब हो जाएगा आपका मध्याह्न यानी कि दोपहर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? वृंदावनी सारंग की तरह ये आपका राग सारंग भी है। चलिए, देखेंगे छठा नंबर प्रश्न हमारा है कि एक ताल का प्रयोग किस गायन के लिए किया जाता है? एक ताल, ठीक है? एक ताल का प्रयोग जो है क्या ख्याल के लिए करेंगे, ठुमरी के लिए, ध्रुपद के लिए, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा, देखिए हम ध्रुपद की बात करेंगे तो ये आपका इसका हो जाएगा चार ताल, सूल ताल, तिवरा ताल, ब्रह्म ताल, ये आपका ध्रुपद में हो जाएगा। ठुमरी की बात कर लें तो आपका हो जाएगा क्या, दीपचंदी हो जाएगा, ठीक है? दीपचंदी ताल। तो यहाँ एक ताल का जो हम प्रयोग करेंगे वो किसके साथ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा ख्याल, ठीक है? ख्याल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। इसमें भी क्या होता है कि ये एक आपका जो होता है बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल, ठीक है? ख्याल के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार माने जाते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बड़ा ख्याल के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तो सुल्तान हुसैन सर्की हो जाएंगे, और छोटा ख्याल के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो हो जाएंगे। और ये जो ख्याल आपका एक ताल तो है ही, साथ साथ हम बता दें कि तिलवाड़ा ताल में भी गाया जाएगा, और भी ताले हैं जिसके साथ आपका ख्याल का गायन होगा, ठीक है? चलिए, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 7वां नंबर का कि चाचर ताल को अन्य किस नाम से जानते हैं? क्या दीपचंदी ताल, धमार ताल, तीन ताल, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। तो चाचर ताल की हम बात करें तो ये इसको जो है अन्य जो है नाम इसका हो जाता है आपका दीपचंदी ताल। और दीपचंदी में कितने मात्रा होते हैं? 14 मात्रा का ताल है दीपचंदी ताल, ठीक है? धमार की बात कर लें तो ये भी आपका 14 मात्रा का ताल हो जाता है। तीन ताल की बात कर लें तो इसमें कितने हो जाते हैं तीन ताल में? तो तीन ताल में आपका मात्रा हो जाएगा 16, ठीक है? ये आपका 16 मात्रा का ताल हो जाएगा। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 8वां नंबर का प्रश्न है कि आड़ा चार ताल में कितने विभाग हैं? विभाग के बारे में पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। क्या 5 होंगे, 7 होंगे, 4 होंगे, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा, तो आड़ा चार ताल में मात्राओं की संख्या होती है हमारा 14, और विभाग कितना हो जाता है इसका? जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका 7। तो यहाँ पे जो है 14 मात्राएं इसकी हो जाती है, ठीक है? आड़ा चार ताल की। अब इसमें अगर हम बात करेंगे इसका विभाग तो 7 है, तो प्रत्येक विभाग में क्या होता है कि दो दो मात्राएं होती है। तो इस तरह से ये हमारा जो ताल बन जाता है ये कैसा, ये समपदी ताल बन जाता है, ठीक है? वहीं इसमें अगर ताली खाली आपसे कोई पूछ दे तो आपको बताना है इसमें कि इसमें 4 ताली होता है, और खाली की अगर बात कर लेंगे इसमें तो कितनी खाली, इसमें 3 खाली हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा 4 ताली और 3 खाली, आड़ा चार ताल में 7 विभाग का मात्रा है। चलिए, देखेंगे हम 9वां नंबर प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि बरकतुल्ला खां द्वारा पहली रिकॉर्डिंग किस राग में की गई थी? कौन सा राग में किया गया था? इसका जवाब क्या होगा? क्या बिलावल होगा, भैरवी होगा, भूप कल्याण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो पहली रिकॉर्डिंग जो बरकतुल्ला खां के द्वारा हुआ था, ये राग जो आपका हो जाएगा, जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा भूप कल्याण, ठीक है? भूप कल्याण। और आप लोग को पता होगा कि बिलावल क्या है, शुद्ध थाट के रूप में माना जाता है, बिलावल को शुद्ध थाट के रूप में जाना जाता है, ठीक है? चलिए, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 10वां नंबर का कि अली अकबर खां इनमें से किस राग की रचना की है? कौन से राग? क्या परमेश्वरी, राग तिलक, राग मेघावी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा जो अली अकबर खां के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राग मेघावी। लेकिन ये परमेश्वरी और तिलक के जो रचनाकार हो जाएंगे ये आपके कौन हो जाएंगे? पंडित रविशंकर, ठीक है? याद रखना है, सितार वादक पंडित रविशंकर जी का ये राग है परमेश्वरी और राग तिलक। चलिए, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है, पूछा जा रहा है कि ओमकार नाथ ठाकुर ने संगीत निकेतन की स्थापना कब की थी? देखिए, संगीत निकेतन ये अगर पूछता आपसे किसके तर्ज पर किया है तो बताना था आपको क्या, ये जो गुरुदेव यानी कि बोले तो
क्या उनका नाम है, भूल रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो ये आपका शांति निकेतन था ना, उसी के तर्ज पे इन्होंने ओमकारनाथ ठाकुर जी ने भी स्थापना किया था संगीत निकेतन का। तो इस भी बताना है कब हो जाएगा, इसका जो सीधा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1934 में। वहीं 1932 के अंदर की अगर बात किया जाए तो 1932 से रिलेटेड हो जाएंगे, एक जो है आपके पंडित किशन महाराज जो कि तबला वादक हैं, उनका जन्म हुआ था। 1908 की अगर हम बात कर लेंगे तो 1908 में क्या हुआ था, गंधर्व महाविद्यालय की दूसरी शाखा बंबई में खोली गई थी पलुस्कर जी के द्वारा 1908 में। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 12 पूछा जा रहा है कि पाश्चात्य संगीत में सुशीर वाद्य को किस नाम से जानते हैं? क्या उसको कॉर्डियोफोन कहते हैं, एरोफोन्स कहते हैं, क्लोरोनेट कहते हैं, एक से अधिक यानी इनमें से कोई नहीं। जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका एरोफोन्स उसको कहा जाता है। ठीक है, और ये क्लोरोनेट के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये कैसा वाद्य है, तो ये आपका क्लोरोनेट जो है ये आपका सुशीर वाद्य के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो पाश्चात्य संगीत में सुशीर वाद्य को क्या कहते हैं, तो एरोफोन्स। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या स्वर है, काल है, गीत है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे हो जाएगा आपका साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है गीत होता है। ठीक है, ये प्राचीन काल का प्रश्न है, प्राचीन संगीत से प्रश्न है आपका, तो साम का शाब्दिक अर्थ हो गया गीत। ठीक है, और साम गान जो हुआ करते थे, गान, साम गान, ये 3 स्वरों से हुआ करते थे, आप लोग को पता ही है। चलिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को टाइप करना है आपका यह पहला प्रश्न इस सेशन का। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर का कि दरबारी कान्हड़ा के विषय में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? दरबारी कान्हड़ा के बारे में अगर बात किया जाए तो असत्य कथन को चुनना है। क्या इसमें कोमल गांधार का प्रयोग होता है? ये तो भाई होता है, अति कोमल का। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है ये क्या है, ये तो सत्य हो गया। इसमें पूछा जा रहा है दरबारी कान्हड़ा में कि राग भैरवी और पीलू का मिश्रण है, नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा। आरोह में ध वर्जित है, नहीं भाई ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, असत्य कथन कौन है? तो असत्य आपका ये भी है, असत्य आपका ये भी है। तो आंसर क्या बन जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला। ठीक है, और ये जो कथन आपने देखा अति कोमल गंधार वाला, ये आपका कैसा कथन है, ये सत्य कथन है। ठीक है, चलिए देखेंगे 15 नंबर प्रश्न हमारा है, पूछा जा रहा है कि पंडित रविशंकर का के सितार का नाम है, क्या नाम है? क्या मणिशंकर, सूरशंकर, गौरी शंकर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जो जवाब हो जाएगा, पंडित रविशंकर के सितार को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सूरशंकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पंडित रविशंकर की अगर बात कर ले तो इनको भारत रत्न 1999 ईस्वी के अंदर में इनको दिया गया था। ठीक है, घराना अगर आपसे कोई पूछ दे तो बता देना है मैहर घराना। गुरु अगर इनसे कोई पूछ दे आपसे तो क्या बता देना है, अलाउद्दीन खां। ठीक है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खां। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर का प्रश्न है कि कव्वाली के पिता किन्हें कहा जाता है? या तो कव्वाली के पिता कह लीजिए या फिर आप लोग उर्दू साहित्य का पिता कह लीजिए। जो दोनों व्यक्ति हैं वो एक ही हैं। क्या वो निजामुद्दीन औलिया हैं, अमीर खुसरो हैं, गोपाल नायक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग को ये पता होगा, नहीं पता है तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। इनको तोताए हिंद भी कहा जाता था, तोताए हिंद या भारत का तोता भी इनको कहा जाता था, और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि माने जाते थे। ठीक है, गोपाल नायक कहाँ रहते थे? तो गोपाल नायक जो थे राजा रामदेव, जो कि कहाँ के थे, देवगिरी। ठीक है, देवगिरी, तो वहाँ वहाँ ही इनको गोपाल नायक को राजाश्रय प्राप्त था। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए सेशन अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसमें भी कहने वाली कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, ये तो आपको स्वयं कर देना चाहिए, क्योंकि आपका जो है प्यार, एक एक प्यार जो है मेरे मोटिवेशन को बहुत बढ़ाता है। तो चलिए देखेंगे, उम्मीद करते हैं कि अभी तक इतना कहने के बाद आप लोग एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे स्वरों को तीव्र और कोमल रूप में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? यानी स्वर जो है उसको पहले कोमल और तीव्र की अगर बात कर लेंगे तो उसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम कौन किया था, ये पूछा जा रहा है। क्या पंडित लोचन, मान सिंह तोमर, अहोबल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका पंडित लोचन, जो कि मिथिला दरबार में इनका राजाश्रय प्राप्त था। ठीक है, लोचन अगर बात कर लेते हैं तो इनकी 12 थाट, ठीक है 12 थाट कह लीजिए, 12 मेल कह लीजिए, उसके अंतर्गत इन्होंने 75 रागों को रखा था। मान सिंह तोमर की बात कर ले तो मान कौतूहल नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था, और इन्होंने ही क्या किया था, ध्रुपद का आविष्कार किया था, ऐसा कहा जाता है 15वीं शताब्दी में। ठीक है,
चलिए, अहोबल ने क्या किया था भाई, इनसे रिलेटेड बात कर ही लेते हैं अगर कर रहे हैं तो। अहोबल ने सर्वप्रथम क्या किया था, सर्वप्रथम वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना किया था। ठीक है, अहोबल। और इनका ग्रंथ कौन सा है, आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा इनका ग्रंथ के बारे में कि अहोबल ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। चलिए देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कि राग भैरवी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य कथन को इसमें बताना है। क्या यह संधि प्रकाश राग है, तो जी हाँ बिल्कुल राग है। ये संधि प्रकाश तो जरूर है, प्रातःकालीन का है। ठीक है, संधि प्रकाश है। यह संकीर्ण राग है, भैरवी कैसा राग है, संकीर्ण। जी हाँ, ये संकीर्ण राग है। और इसका वादी संवादी प और सा है, नहीं भैया, इसका वादी संवादी क्या होता है, म और सा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम म दे दें तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, लेकिन म नहीं, यहाँ पे आंसर में ऑप्शन में क्या लिखा है, प, तो इस हिसाब से ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सत्य पूछा है तो एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न है, राग मारू बिहाग का वादी स्वर क्या होता है। वादी स्वर क्या होता है, इसका जवाब क्या नी होगा, सा होगा, ग होगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको एक चीज तो पता होगा कि भातखंडे के अनुसार जो है नी जो है कभी वादी नहीं होता है। ठीक है, कभी वादी नहीं होता है भाई, ये आपको पता ही होगा। तो एक तो ऑप्शन आपका यूं ही ये अलग हो गया। अब सा और ग में बताना है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। मारू विहाग का क्या होता है, ग होता है, और वादी ये आपका हो गया वादी, और नी जो है ये आपका हो जाता है संवादी। ठीक है, संवादी, यानी कि मारू विहाग के क्या हो गए, ग और नी वादी संवादी हो गए। ठीक है, चलिए देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न हमारा है कि राग मधुवंती में रे और ध्य कोमल कर देने से कौन से राग की प्राप्ति होती है। क्या काफी की, आसावरी की, मुल्तानी की, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम मधुवंती में रे धा अगर हम कोमल कर देते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मुल्तानी बन जाएगा। ठीक है, इसका जवाब होगा मुल्तानी। अगर हम मुल्तानी में क्या करेंगे, रे और धा अगर शुद्ध कर देंगे, ठीक है, ये आपका मुल्तानी में रे धा अगर हम शुद्ध कर देंगे तो हमें फिर मधुवंती मिल जाएगा। तो बस ये इससे ये वाला है, उससे वो वाला है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर का कि पाश्चात्य संगीत में एक सप्तक में कितने अंतराल माने गए हैं। अंतरालों की संख्या की बात करें तो क्या 3, 4, 2, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे हो जाएगा एक सप्तक में 3 अंतराल माने गए हैं। किसमें, तो पाश्चात्य संगीत में। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा कि बांस ड्रम सर्वप्रथम कहाँ बजाए थे। कहाँ बजाए गए थे, क्या अमेरिका में, टर्की में, जापान में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जवाब क्या होगा, इसका जो जवाब हो जाएगा आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा टर्की में। अमेरिका की बात कर ले तो यहाँ एक नीग्रो जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, नीग्रो जनजाति, इन्होंने कौन से संगीत का आविष्कार किया था, JAZZ, ये आपका होता है ना जाज। ठीक है, जाज संगीत का आविष्कार अमेरिका के नीग्रो जनजाति के द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न है हमारा, पूछा जा रहा है कि पाश्चात्य संगीत में मध्य सा सूचक होता है किसका, क्या क्लैफ का, मेजर का, प्रियोल्ड का, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो मध्य सा जो सूचक होता है ना पाश्चात्य संगीत में, वो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लैफ का सूचक होता है। ठीक है भाई, किसका, क्लैफ का। चलिए आगे देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि सब डोमिनेंट कोड है। सब डोमिनेंट कोड किसको कहा जाता है, क्या मध सा, प नी रे, सा ग प, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो सब डोमिनेंट कोड की अगर हम बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जवाब, सब डोमिनेंट कोड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, म ध सा। ठीक है, वहीं प नी रे की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा डोमिनेंट। ठीक है, डोमिनेंट कोड हो जाएगा ये। क्लियर। अगर हम सा ग प की बात कर लेंगे तो ये आपका टॉनिक कोड कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉनिक कॉर्ड। ठीक है, ये कहलाता है आपका सा ग प। तो सब डोमिनेंट क्या हो गया, म ध और सा हो गया। ठीक है, और अगर आप लोग से पूछे कि कोड क्या होता है भाई, कोड, तो कोड जो होता है यानी कि तीन स्वरों को क्या करते हैं, तीन स्वरों को एक साथ बजाना कॉर्ड कहलाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कौन सा कोड, मधा सा क्या हुआ, पानी रे किसको कहे, तो ये सब कोड है। तो तीन स्वरों को एक साथ बजाना कोड कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर का, पाश्चात्य संगीत में छोटे छोटे गीतों को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडरेट कहते हैं, अडांता कहते हैं, प्रियोल्ड कहते हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटे छोटे गीतों को पाश्चात्य संगीत में प्रियोल्ड कहते हैं। और ये जो है आपका मॉडरेट क्या होता है, इसको मॉडरेट का मतलब होता है मध्य लय। ठीक है,
मध्य लय को मॉडरेट से इंगित करते हैं, अडांता को क्या करते हैं, विलंबित लय से इंगित करते हैं, विलंबित लय से, ठीक है। और द्रुत लय के लिए क्या प्रयोग करते हैं, आपको सब कुछ हम बता चुके हैं। जितना सेशन पड़ा हुआ है अगर आप लोग सब देखते आ रहे होंगे तो आपको बहुत सब कुछ जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत खास ही प्रश्न मैंने करवा रखा है अपने सेशन के अंदर में, तो एक बार सारे सेशन को अवश्य आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो टोटल जितना भी सेशन पड़ा हुआ है उसको देखते रहिएगा आप लोग, ताकि बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो चलिए आप ही को बताना है भाई कि द्रुत लय के लिए किसको क्या कहा जाता है, ठीक है। मध्य के लिए मैंने बता दिया, विलंबित के लिए बताया, आपको बताना है द्रुत का। चलिए देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में स्वरों के आगे बिंदी लगाने से समय जो है 1.5 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। 1.5 गुना है 1.5x, यानी कि 1.5 गुना बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो कोई स्वर है, जैसे मान लीजिए डो है, तो उसके आगे हम अगर बिंदी लगा दें तो समय जब 1.5 गुना बढ़ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। क्या सिंपल टाइम, कंपाउंड टाइम, ग्रेट स्टाफ, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा इसका जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसको कहेंगे कंपाउंड टाइम, ठीक है, कंपाउंड टाइम। चलिए आगे देखेंगे 27 नंबर का प्रश्न, पाश्चात्य संगीत में कुल कितने स्वर सप्तक प्रचलित हैं। क्या 10 है, 3 है, एक से, ये आपका 12 हो जाएगा, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, यानी कि वहां जो है 10। और एक सप्तक में 3 क्या है, 3 अंतराल माने गए हैं, आपको ऊपर में ही मैंने बता दिया है ये वाला, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 28 नंबर प्रश्न है कि हार्मोनिक और मेलोडिक किसके प्रकार हैं। तो हार्मोनिक और मेलोडिक की अगर प्रकारों की हम बात कर लेंगे तो क्या मेजर के, माइनर के, एक से अधिक, यानी डायटोनिक या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, माइनर स्केल के प्रकार है हार्मोनिक और मेलोडिक। एक प्रश्न हार्मनी और मेलोडी से ये बनता है यहाँ पे कि हमारा जो हिंदुस्तानी संगीत है, ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो है ये किस पे आधारित है, हार्मनी पे या मेलोडी पे। आप लोग को कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि आप लोगों से बिल्कुल सवाल इसलिए कर रहे हैं कि समझिए, एक तरह से बीच बीच में आपका टेस्ट है, और देखते हैं कितने लोग इसका जवाब सही सही दे पाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों का जवाब जो है सही आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना मैंने बहुत बार करवा रखा है इसके लिए, ठीक है। तो मुझे विश्वास है आप लोग का जवाब सबका आएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर का, इनमें से कौन एक सांकेतिक विधा का प्रकार है। देखिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए जो आप लोग को बोले थे, तो पीडीएफ जो है आपको 199 पेमेंट करने के बाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि जिनको हम रखे हैं भाई उनको भी पेमेंट देना पड़ता है। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है 9122366282। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए कंटिन्यू आपके एग्जाम्स तक, तो आप लोग को इस पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। और वहाँ पे आप लोग को स्कैनर प्रोवाइड करवाया जाएगा, और 199 रुपये मात्र एक छोटा सा पेमेंट करके आप लोग जो है रेगुलर पीडीएफ जो है आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों उनके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे लिए मुफ्त में नहीं कर सकते हैं। भले ही मैं आप लोग के लिए जो है ऐसा ही कर दूं, लेकिन वो हमारे लिए वो समय निकाल कर तो रहते हैं, लेकिन उसके लिए छोटा सा उनको पेमेंट करना पड़ेगा हमें भी। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि छोटा सा पेमेंट आप भी कर दीजिएगा 199 का, अगर पीडीएफ चाहिए तो। अगर आपकी तैयारी, अगर आपको लगता है कि हम ऐसा ही ठीक है कर लेंगे, तो बिल्कुल दोस्तों कोई बात नहीं, हम आपको ऐसे भी करवा देंगे। तो जिनको बूस्ट करना है, जिनको तैयारी अपनी बहुत बेहतर करनी है, तो भाई वो लोग पीडीएफ लेकर पढ़ सकते हैं। हम तो कहेंगे फिर उनसे पीडीएफ आप लोग बहुत बेहतर के लिए, पीडीएफ आप लोग के लिए बेहतर विकल्प होगा, ठीक है। तो चलिए बाकी आपकी मर्जी, आप अगर पीडीएफ लेना चाहें तो इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन एक सांकेतिक विधा का प्रकार है। सांकेतिक विधा का प्रकार क्या, कॉल, बीबो, ऑक्टेव, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा कॉल। बीबो क्या होता है, आप लोगों से मैंने अभी कुछ देर पहले ही कमेंट करने को कहा था, यही वो बीबो है जिसको क्या बोलते हैं, द्रुत लय बोलते हैं, ठीक है। और ये ऑक्टेव क्या है, तो पाश्चात्य संगीत में सप्तक को क्या कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर का प्रश्न है कि सद्राग चंद्रोदय पुंडरीक विट्ठल का ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने कितने अलंकार बताए हैं। दोस्तों आज तो प्रश्न आप लोग को काफ़ी जो है बहुत अच्छे लगे होंगे, और प्रश्न अगर अच्छे लगे होंगे तो आप लोग कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न आज आपके लिए आज कैसा लगा है प्रश्न, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक करके ज़रूर
जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं करके रखे होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सद्राग चंद्रोदय एक तो कह रहा है सबसे पहले कि किनकी ग्रंथ है, तो आपको याद रखना है कि सद्राग चंद्रोदय पुंडरीक विट्ठल जी की ग्रंथ है, ठीक है। और उनमें जो है कितने अलंकार बताए गए हैं, क्या 12, 25, 28? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 25।